नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में हम भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं भारत की नदियों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को तो यह पता होगा कि भारत को मुख्य रूप से नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी कुल मिला करके लगभग 2 से 3 हजार नदियां पाई जाती हैं। लेकिन हमें सारी नदियों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें कुछ प्रमुख नदियों के बारे में ही जानकारी रखनी होती है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए भारत की नदियों को उनके फ्लो के अनुसार हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा हो गया हिमालय की नदियां और दूसरी हमारी हो गई प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में आपको ये सारी नदियां दिखेंगी, जैसे सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई और गंगा हो गई। और उसी प्रकार से अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर नर्मदा मिलेगी, गोदावरी मिलेगी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार की नदियां आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलेंगी। तो चलिए अब हम एक एक नदी के बारे में डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी जो सबसे पवित्र नदी है जिसका नाम है गंगा। तो गंगा के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। गंगा नदी को देखने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वीडियो को मैंने कितने डिटेल में बनाया है। तो बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। यह जो आप रीजन देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं उत्तरकाशी। यह हमारा स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो उत्तरकाशी में जो कि एक जिला है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक यहाँ पर स्थान है जिसका नाम है बंदरपोच। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ध्यान रखिएगा इस नदी का नाम है यमुना। यही उत्तरकाशी में एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी या जाह्नवी, और ये आती है फिर गोमुख के पास में, और इसी गोमुख से निकलती है हमारी गंगा नदी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी इसका नाम गंगा नहीं है, अभी इसका नाम है भागीरथी। गंगा नदी जब निकलती है गोमुख से तो उसका नाम है भागीरथी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग उत्तर में गोमुख ही बताएंगे, गंगोत्री नहीं बताएंगे, क्योंकि गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम है जाह्नवी। तो गंगा नदी अब हमारी निकल चुकी है गोमुख से। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये फ्लो करती है। तो यहाँ पर हमारी जाह्नवी हो गई या जाह्नवी हो गई, उसके बाद में गोमुख से हमारी ओरिजिनेट होगी गंगा। तो गंगा इस प्रकार से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आकर के एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। और जहाँ पर गंगा और भिलांगना नदी मिलती है वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से फिर हमारी जो भागीरथी नदी है वह आगे बढ़ती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भिलांगना और भागीरथी नदी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं गोविंद प्रयाग। क्या कहते हैं इसे? गोविंद प्रयाग। तो गंगा नदी हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब उससे पहले हम इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ऊपर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ से हमारी एक नदी निकलती है और उसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलान। तो ध्यान रखिएगा, सतोपंथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और उसी प्रकार से मिलान ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। तो ये सारी गंगा नदी ही है, यानी कि गंगा से ही इनके नाम की भी उत्पत्ति हुई है। जहाँ पर हमारी विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि विष्णु गंगा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है अलकनंदा। जहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिल जाती हैं उसके बाद जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें बाएं दाहिने तरफ से आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदका, और इसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। इसे हम लोग नाम देते हैं नंद प्रयाग। फिर हमारी यह नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है। अब इसमें बाएं तरफ से एक नदी आकर के मिल रही है जिसका नाम है पिंडार नदी, जिसका नाम है पिंडार नदी। और जिस स्थान पर यह अलकनंदा नदी से मिलती है उसे हम लोग नाम देते हैं कर्ण प्रयाग। तो पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग।
इसमें अलकनंदा में एक नदी फिर इसमें दाहिने तरफ से आकर के मिलती है, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। और जहां पर यह अलकनंदा से मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद में जब हमारी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो वह जाकर के मिलती है भागीरथी से, वह जाकर के मिलती है भागीरथी से। और उसके बाद जहां पर यह मिलती है उसे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग, और उसके बाद में इसका नाम होता है गंगा। तो ध्यान रखिएगा कि इससे पहले इसका नाम था भागीरथी, अब इसका नाम हो गया है गंगा। तो गंगा नदी आगे बढ़ेगी, उससे पहले हम लोग यमुनोत्री से जो हमारी यमुना नदी निकली है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यमुना नदी यहाँ से निकली और इलाहाबाद में अभी आकर के यह मिलेगी गंगा में। लेकिन कुछ मेजर सिटी हैं जिनके पास यह नदी होकर के गुजरती है। वह नदी हमारी कौन सी है? पहली हमारी हो गई, वह सिटी हमारी कौन सी है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। उसके बाद में दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गया। और यही इटावा के पास में इसमें आकर के मिलती है चंबल नदी, जो कि विंध्यन माउंटेन रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्यन से निकलती है हमारी चंबल नदी, और यह यमुना की एक सहायक नदी है। और हम लोग अब बात करते हैं गंगा की। गंगा को हमने छोड़ा था कहाँ पर? देवप्रयाग के पास। देवप्रयाग से गंगा नदी हमारी पुनः आगे बढ़ती है। गंगा नदी हमारी देवप्रयाग से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ हमारे शहर पड़ते हैं, जैसे कि ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, लक्सर हो गया, बिजनौर हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लक्सर से जो हमारी गंगा नदी है वह मैदानों में प्रवेश करती है। लक्सर से पहले वह पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है, लक्सर से वह हमारी मैदानों में प्रवेश करती है। उसके बाद में यहाँ पर बिजनौर से आगे इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है रामगंगा, जिसका नाम है रामगंगा, जो कि बाएं तरफ से आकर के गंगा नदी में मिल रही है। और जहाँ पर हमारी ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, रामगंगा और गंगा, वह स्थान है कन्नौज, जहाँ की सांसद है डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी। तो अब हमारी कन्नौज से नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर है कानपुर। कानपुर में हमारी गंगा आ गई है, और कानपुर से आगे होते हुए यह फाइनली पहुँचती है इलाहाबाद, जहाँ पर यमुना गंगा का मिलन होता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सरस्वती, हालांकि वह दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से ये हमारी गंगा नदी इलाहाबाद तक पहुँच चुकी है। तो इलाहाबाद से अब चलिए इसको आगे लेकर के चलते हैं। इलाहाबाद से हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें अब कुछ अन्य नदियाँ भी आकर के मिलती हैं, जैसे कि पहली हमारी हो गई गोमती नदी, उत्तर प्रदेश की राजधानी से होकर के यहाँ बहती है। फिर हमारी गंगा नदी में, और ध्यान रखिएगा कि गोमती नदी वाराणसी में आकर के गंगा में मिलती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो घाघरा नदी है। घाघरा नदी आकर के गंगा में मिलती है कहाँ पर? बक्सर में, बिहार में बक्सर में घाघरा नदी आकर के गंगा से मिलती है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी गंडक नदी आकर के गंगा से मिल रही है, और वहीं पर हमारी सोन नदी और इसके अलावा पुनपुन नदी भी आकर के मिलती हैं। सोन नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है इसको अभी हम लोग जब प्रायद्वीपीय भारत में पहुँचेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पटना के पास में ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो पटना से फिर हमारी गंगा नदी आगे बढ़ती है तो भागलपुर, यानी कि बिहार में अब हम लोग पहुँच चुके हैं। भागलपुर हो गया। फिर यहाँ पर कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह नदी जो है वह अपना मार्ग बदलती रहती थी, तो इसके कारण यहाँ पर बाढ़ आ जाती थी कोसी नदी से, और इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है या कहा जाता था। तो कटिहार के पास में हमारी कोसी नदी आकर के मिलती है कहाँ पर? गंगा में। और उसके बाद साहबगंज आगे हुआ और फिर ये पहुंच जाती है फरक्का, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकली थी, उसके बाद में पहुंची उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में, और अब यह पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में। फरक्का के बाद गंगा हमारी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जो हमारे भारत में होकर के बहती है उसे हम लोग कहते हैं हुगली, और दूसरी धारा जो कि इंटर करती है बांग्लादेश में, इसका नाम है पद्मा। और तभी इसमें आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है महानदी। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता जो शहर है पश्चिम बंगाल का, वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद में बांग्लादेश में इसमें आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, और उसके बाद में इस गंगा नदी का नाम हो जाता है मेघना। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में इंटर करने के बाद में इसका नाम होता है पद्मा। इसका नाम क्या होता है? पद्मा। और यहीं पर मेघना नदी जब इसका नाम हो जाता है
और ये हुगली नदी यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ से हमारी गंगा नदी समाप्त होती है। आइए हम लोग कुछ और शहरों के बारे में जान लेते हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको और अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि किन राज्यों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। तो शहर हमारे कौन कौन से हो गए, जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के बाद कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, उसके बाद में पटना हो गया हमारा। तो ये सारे प्रमुख शहर हैं और कलकत्ता भी हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो अब हम लोग गंगा नदी को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा कैलाश पर्वत पर, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शिव भगवान का स्थान माना जाता है। यानी कि कैलाश पर हमारे हिंदू धर्म के शिव भगवान निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है कैलाश मानसरोवर के पास में, जिसका नाम है चमयुंगडंग ग्लेशियर, चमयुंगडंग हिमनद। और यहाँ से हमारी ओरिजिनेट होती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा कि जब यह हमारे तिब्बत में फ्लो करती है, यानी कि चीन में फ्लो करती है, तो इसका नाम होता है सांगपो। इसका नाम क्या होता है, सांगपो। जब ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में होती है तो उस समय इसका नाम होता है सियांग नदी। उस समय इसका नाम क्या होता है, सियांग नदी। और जब हमारी अरुणाचल प्रदेश से यह इंटर करती है असम में, तो उस समय इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। यानी कि सांगपो, सियांग और उसके बाद में इसका नाम हुआ ब्रह्मपुत्र। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जब हमारी इंटर करती है बांग्लादेश में, तब इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। इसका नाम क्या होता है, जमुना नदी। ध्यान रखिएगा, यमुना नदी दूसरी है और जमुना नदी हमारी दूसरी है। तो जमुना नदी उसके बाद में मिलती है हमारी गंगा में, और इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। मैंने क्या आपको बताया था, इसका नाम हो जाता है मेघना। तो ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पर जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चमयुंगडंग ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है और इस प्रकार से ये पूरा फ्लो करते हुए नमचा बरुआ के पास से इंटर करती है। नमचा बरुआ जो गाज है उसके पास से यह इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो सहायक नदियों की बात करें अगर इसकी हम, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी, जिसका नाम है लोहित नदी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक सहायक नदी आकर के मिलती है गंगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही किया। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें आकर के मिल रही है मेघना। और फिर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर नागालैंड के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। ध्यान रखिएगा, बराक नदी हमारी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। और इसी प्रकार से हमारी एक नदी है सुभानश्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है और यह आकर के मिलती है असम में ब्रह्मपुत्र नदी से। फिर यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है मानस नदी। मानस राष्ट्रीय पार्क इसी के किनारे स्थित है। और फिर हमारी एक नदी निकलती है सिक्किम के पास से जिसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी आकर के मिलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली नदी के बारे में। तो अगली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। अगली नदी हमारी कौन सी है, सिंधु नदी। तो चलिए एक बार फिर हम लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। कैलाश पर्वत पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सिंगी खंबाब। क्या नाम है इस ग्लेशियर का, सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब से हमारी सिंधु नदी निकलती है, इंटर करती है या लद्दाख रीजन में। उसके बाद में पीओके में पहुंचने के बाद में यहाँ पर पीओके में पहुंची, ये लद्दाख हुआ, इंटर करती है पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी पाकिस्तान की मुख्य नदी है। अगर भारत रोक दे यहाँ पर सिंधु का पानी तो पाकिस्तान वाले बिना पानी के मर भी सकते हैं। अक्सर विवाद भी होता रहता है। 1960 में एक ट्रीटी भी हुई थी जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, तो उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस नदी को। सिंगी खंबाब से हमारी निकली सिंधु नदी, उसके बाद में यह इंटर करती है जम्मू कश्मीर में और पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करने के बाद में कराची के पास से होती हुई यह जाकर के अरब सागर में गिरती है। लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए उन सहायक नदियों को हम लोग डिस्कस करते हैं।
सिंगी खंबात के पास में एक हमारा है राकस ताल। राकस ताल से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी, और सतलज नदी पाकिस्तान में मिठानकोट के पास में जाकर के मिल जाती है सिंधु नदी से। कहाँ पर जाके मिलती है? ये जो स्थान है इसका नाम है मिठानकोट। उसके बाद में एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी हमारी सतलुज नदी में मिलती है और यह सतलुज नदी जाकर के मिलती है सिंधु में। ब्यास के बाद में अगर हम लोग दूसरी नदी की बात करें तो उसका नाम है रावी नदी। और फिर हमारी दो छोटी छोटी नदियां हैं जो कि आपस में मिलती हैं। इनका क्या नाम है? चंदा और भागा। चंदा भागा जब आपस में मिलती हैं तो इस नदी का नाम हो जाता है चिनाब नदी। चिनाब नदी आकर के रावी में मिलती है, रावी जाकर के सतलज में मिलती है और सतलज हमारी जाकर के मिलती है सिंधु नदी में। और जो हमारी पांचवी नदी है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है झेलम। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए, तो ध्यान रखिएगा इनका जो क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण। कुछ और चीजें इनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि जितनी भी ये हमारी सारी नदियां हैं इन पर कुछ डैम भी बनाए गए हैं, कुछ बांधों का भी निर्माण किया गया है। तो जो हमारा झेलम नदी है उस पर एक बांध का निर्माण किया गया जिसका नाम है मंगला बांध, और यह हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बगलिहार बांध, और यह बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। रावी नदी पर जिस बांध का निर्माण हुआ है उसका नाम है थिन बांध, और यह जम्मू कश्मीर और पंजाब में स्थित है। उसके बाद में ब्यास नदी पर एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में सतलज नदी पर एक बांध है जिसका नाम है भागड़ा नागर बांध, और यह स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि ये जो पांचों नदियां हैं ये हमारे पाकिस्तान और भारत के पंजाब प्रांत से होकर के बहती हैं, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है पंजाब। पंज और आब, आब का मतलब क्या होता है? जहां पर दो नदियां मिलती हैं, और पंज मतलब पांच, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था पंजाब। फिर हम लोग बात करें सतलुज नदी, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर हरित क्रांति हुई थी उसके दौरान एक नहर को निकाला गया था जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर, और उसके माध्यम से जो हमारे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर सिंचाई की जाती है इंदिरा नहर से। तो गंगानगर हनुमानगढ़ तक यह नहर आती है, कहाँ पर? राजस्थान में। तो हमने सिंधु नदी के बारे में बात की, इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात की। अब कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि तिब्बत से इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है श्योक नदी। फिर इसमें एक नदी आकर के मिलती है हमारे लद्दाख रीजन से जिसका नाम है जौस्कर नदी। पाकिस्तान में इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है गिलगित नदी। उसके बाद में इसमें एक अन्य नदी मिलती है जिसका नाम है काबुल नदी। काबुल के बाद में एक अन्य नदी है जिसका नाम है तोची नदी, और इसी प्रकार से एक अन्य नदी है जिसका नाम है कुंडाल नदी। तो एक बार हल्का हल्का आप लोग इस पर भी नजर डाल लीजिए, हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए, तो अगर आप लोग एक बार देखे रहेंगे तो आपके जो अवचेतन मस्तिष्क है उससे इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो चलिए, अब हमने जो हमारे हिमालय की प्रमुख नदियां थी उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत की जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गोदावरी, इसे हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसे हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जितनी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह प्राचीन नदी है, लेकिन अगर हम लोग बात करें हिमालय की नदियां की तो प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में हमारी जो हिमालय की नदियां हैं वह हमारी सारी नवीन नदियां हैं। तो त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर जो कि स्थित है कहाँ पर? नासिक में, महाराष्ट्र में। आप में से हो सकता है कई लोग गए भी होंगे वहां पर। तो यहीं से हमारी ओरिजिनेट होती है गोदावरी नदी। और उसके बाद में हमारे भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच में यह बॉर्डर बनाती है आंध्र प्रदेश, और फिर पुडुचेरी से होकर के यह गिरती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से होकर के यह बहती है, और इसकी लंबाई है 1465। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी है गंगा जिसकी लंबाई है 2525। तो तीन भागों में इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद में हो गया तेलंगाना, और फिर हमारा हुआ आंध्र प्रदेश, और यही किनारे पर हमारा स्थित है पुडुचेरी। तो अब इसकी भी कुछ सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी जो पहली सहायक नदी है तेलंगाना में आकर के मिलती है, इसका नाम है पेन गंगा नदी। इसका क्या नाम है? पेन गंगा नदी। और फिर दूसरी नदी जो कि आंध्र प्रदेश में इसमें आकर के मिलती है उसका नाम है बेन गंगा नदी। और इसी प्रकार से एक और नदी है जिसका नाम है वर्धा।
तो ये सारी नदियां दाएं तरफ से आकर के मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदियां, सॉरी बाएं तरफ से मिलकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दाएं तरफ से भी इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मंजरा नदी, जिसका नाम है मंजरा नदी। तो यहाँ पर इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारी है गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी हमारी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हमारी हैं महाराष्ट्र में, और वहां से हमारी कृष्णा नदी निकलती है। महाराष्ट्र के बाद में यहाँ एंटर करती है कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। तो ये हमारी हो गई पूरी कृष्णा नदी, इस प्रकार से फ्लो कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में हो गया, उसके बाद में ये कहाँ पर जाती है? कर्नाटक में, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी यह नदी होकर के गुजरती है। कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है कोयली नदी। ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है कोयली नदी। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक में इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भीमा नदी। यहाँ पर इसमें पूछा भी गया है कि भीमा किसकी सहायक नदी है, तो यह हमारी कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद में दो हमारी अन्य छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं जिनका नाम है तुंग और भद्रा। तुंग भद्रा जब आपस में मिलती है तो इसका नाम होता है तुंगभद्रा। क्या नाम होता है इसका? तुंगभद्रा नदी। और इसी तुंगभद्रा नदी पे एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है तुंगभद्रा, और यह तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में जाकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी तुंगभद्रा नदी है वह दाहिने तरफ से कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में, तो कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। और आंध्र प्रदेश में इसमें एक सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मूसी नदी, और यहीं पर हमारी एक अन्य नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पेल्लारू नदी, जिसका नाम है पेल्लारू नदी। तो कृष्णा नदी का यहाँ पर आपको कंप्लीट डायग्राम देखने को मिला। कृष्णा के बाद में हम एक और नदी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कावेरी, और काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रही है कावेरी नदी, क्योंकि कावेरी जल विवाद पर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। तो वो निर्णय हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो कि किस प्रकार से कावेरी नदी का जल बांटा जाएगा। तो कावेरी नदी के बारे में बात करें तो यह हमारी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, और यह हमारे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर के बहती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उसके बाद में तमिलनाडु से होकर के बहती है। और इन्हीं राज्यों के बीच में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद भी है। तो जाकर के कहाँ पर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। अब इसकी हम सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हेमवती नदी इसकी दाएं तरफ से आकर के मिलने वाली सहायक नदी है। हेमवती के बाद में एक दूसरी नदी भी है जिसका नाम है लक्ष्मी तीर्थ नदी। यह तमिलनाडु में आकर के कावेरी नदी में मिलती है। तमिलनाडु में भी एक अन्य नदी आकर के मिलती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी तमिलनाडु में आकर के कावेरी नदी में मिलती है। और कर्नाटक में कावेरी नदी के पास में ही हमारा स्थित है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपको श्रीरंगपट्टनम के बारे में कोई तथ्य पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो कावेरी नदी के बारे बात करने के बाद हम लोग अब भारत की कुछ अन्य प्रमुख नदियों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर हमारा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पर्वतों वाले वीडियो में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर हमारा एक पीक है, यानी कि एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, जिसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से हमारी 3 नदियां निकलती हैं। 3 नदियां 3 दिशा में जाती हैं। तो आइए देखते हैं। पहली नदी हमारी हो गई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है और यह अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात से होकर के बहती है। और इसी पर सरदार सरोवर डैम भी बनाया गया है पिछले साल, जिसका उद्घाटन हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो अमरकंटक से हमारी निकली पहली नर्मदा नदी जो कि जा रही है पश्चिम की तरफ। अमरकंटक से ही हमारी दूसरी नदी निकलती है जो कि उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, सोन नदी। गंगा नदी में मैंने आपको दिखाया था सोन नदी के बारे में।
जो कि जाकर के पटना के पास में मिल रही थी गंगा में। तो सोन नदी यहाँ पर निकलती है और यहीं से हमारी एक अन्य नदी भी निकलती है जिसका नाम है महानदी। तो अमरकंटक से हमारी 3 नदियां निकलती हैं, जिनमें से हमारी हो गई सोन नदी, महानदी और नर्मदा, और ये तीनों 3 दिशाओं में बहती हैं। उसी प्रकार से राजस्थान में हमारा एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरशिखर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरशिखर। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। तो अरावली के पश्चिम से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी हमारी अरावली से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान में बहते हुए या हमारा जो गुजरात का रीजन है, जो गुजरात कच्छ का रीजन है, कच्छ में जाकर के यह विलीन हो जाती है और यहाँ पर दलदली भूमि का भी निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा कि लूनी हमारी एक ऐसी नदी है जो कि किसी भी सागर में जाकर के अपना जल नहीं गिराती है, यानी कि यह हमारे स्थल पर ही जाकर के विलीन हो जाती है। लूनी के बाद में हम लोग नर्मदा के दक्षिण में एक अन्य नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव के पास से निकलती है। गांव का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो मध्य प्रदेश के बाद में यह महाराष्ट्र में इंटर करती है और गुजरात के बाद में जा करके यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी सवाल भी इससे पूछे जाते हैं अक्सर आपकी परीक्षाओं में। तो इस वीडियो को आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।